हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद सुख। आज हम लोग इस वीडियो में एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है यूपी ट्रिपल एससी के अपकमिंग एग्जाम जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, पीटी और भी अन्य एग्जाम जिसमें भी जीएस में स्टैटिक का पोर्शन पूछा जाता है, स्टैटिक जीके। उसके लिए ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सारे टॉपिक जो भी स्टैटिक जीके के हैं वो हम लोग कवर करेंगे जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, जैसे कि आज हम लोगों का टॉपिक है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं जो कि है जीएस विद अशोक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें पूछा क्या जाता है, अगर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाए तो एग्जाम में हम लोगों के पूछा जाता है जैसे कि जो संस्थान है उसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, उसका फीचर्स पूछा जाता है, इसका मेन कार्य क्या है, या उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, या उसका हेडक्वार्टर। ये चीजें ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोगों के एग्जाम में। तो उसी स्तर से हम लोग कवर करेंगे और ये सारे जो भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन लिए हैं वो सारे रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं हम लोगों के एग्जाम में, वो लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला संस्थान हम लोग देखते हैं, हमारा जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक है, इसे बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हम लोगों को याद रखनी है 1 अप्रैल 1935 को, और आरबीआई का जो एक्ट था 1934 उसके अकॉर्डिंग इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और ये अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये चीज हुआ था। ओके, और आरबीआई जो है हिल्टन एंड यंग कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन के द्वारा आरबीआई की स्थापना के लिए कहा गया था। ओके, 1926 में ये कमीशन बैठा था, हिल्टन एंड यंग कमीशन। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का, आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसका अगर नेशनलाइजेशन पूछा जाए, यानी कि आरबीआई की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को हुई, अगर इसका नेशनलाइजेशन यानी इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949। जैसे कि हम लोगों का जो बैंकिंग का जो नेशनलाइजेशन है तो हमने इकोनॉमी में पढ़ा है वो, तो उसमें क्या है, 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ है, एक 1969 में, एक 1980 में। इसी तरीके से आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आ गया कब, 1949 में। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है, स्थापना। उसके बाद कौन सा एक्ट था, 1934 का, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसका जो है राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। ओके, और कमीशन कौन सा था, रिकमेंडेशन किसने दी थी, हिल्टन एंड यंग कमीशन 1926। ओके, उसके बाद प्रथम गवर्नर कौन था इसका, सर ऑसबर्न स्मिथ। तो ये भी याद रखने हैं, और प्रेजेंट में जो गवर्नर है वो भी आपको करंट अफेयर में देख के जाने हैं। ओके, जब भी आपका एग्जाम है। तो सर ऑसबर्न स्मिथ जो है ये फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के। और लोगों की बात करें तो ये टाइगर है अंडर पाम ट्री। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद जो ये आरबीआई है हमारा, ये करेंसी इशू करता है, तो उसमें कौन कौन से हैं जो इनकी जो कौन कौन सी जो है बैंक के नोट छापने वाली प्रेस है, या कौन से प्रेस हैं जो मिंटिंग प्रेस हैं, तो ये हम लोगों को पता करना है। तो इसमें क्या है, जो नोट छपाई के लिए 4 हैं मुख्य, एक है नासिक में महाराष्ट्र में, एक देवास मध्य प्रदेश में, एक मैसूर कर्नाटक में, और सलबोनी पश्चिम बंगाल में। तो ये चारों जो हैं प्रेस, ये किसके लिए हैं, नोट की प्रिंटिंग के लिए। एक और हैं ये किस किस की, एसपीएम सीआईएल की, ये है नासिक और देवास में, और बीआरबी एनएमपीएल ये है मैसूर और सलबनी में। यानी कि ये एसपीएम सीआईएल है, जो इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, और ये क्या है, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः कंट्रोल ये है प्रेस, जो कि नासिक और देवास में इसकी प्रिंटिंग है, नोट प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, तो 2 एसपीएम सीआईएल के हैं और 2 बीआरबी एनएमपीएल के हैं। और बीआरबी एमपीएल का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और ये क्या है, आरबीआई की सहायक कंपनी है। यानी कि जो एसपीएम सीआईएल है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और आरबीआई की सहायक कंपनी कौन सी है, बीआरबी एनएमपीएल। ओके, अब इनके कहाँ पे हैं ये नोट प्रिंटिंग के लिए, तो ये मैसूर में है और सैलबोनी पश्चिम बंगाल में।
तो दो हैं किसके, आरबीआई की जो कंपनी है बीआरबी एनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल के दो प्रिंटिंग प्रेस हैं, नोट प्रिंटिंग प्रेस, जो कि नासिक देवास में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत हैं। यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल में है, ये आरबीआई कंट्रोल में है। तो ये आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद कॉइन की प्रिंटिंग के लिए कौन से हैं, तो मिंटिंग ऑफ कॉइन यानी कि सिक्कों को प्रिंट, सिक्का बनाने वाली कहाँ पे है, तो ये एक मुंबई में है, एक नोएडा में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में। और ये सारी किसकी हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये चारों टकसाल हैं जो कि क्या करती हैं, कॉइन को प्रिंट करती हैं। ये सारी किसके अंतर्गत आएंगी, एसपीएमसीआईएल के अंतर्गत। ठीक है, तो यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इनके फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। ये किसके कंट्रोल में है, एसपीएमसीआईएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और आरबीआई कंट्रोल में कौन सी है, बीआरबी एंड एनएमपीएल। ओके, अब ये कहाँ कहाँ पे है ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि कॉइन के लिए एक तो मुंबई में है, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद में, ये कॉइन के लिए है। और बाकी नोट के लिए, करेंसी प्रिंट के लिए ये नासिक में है, देवास में है, मैसूर में और सैलबोनी में। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसके बाद सेकंड आते हैं सेबी। सेबी यानी कि सेकेंडरी मार्केट को जो कंट्रोल करता है, सेकेंडरी यानी कि शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाला संस्था कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ओके, और ये क्या करेंगे, सेकेंडरी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, सेकेंडरी यानी कि शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली संस्था है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, और ये क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि यह गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि ये संविधान में नहीं है, ये संविधान के बाहर की संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसे जो कानूनी दर्जा कब मिला था, तो ये भी याद रखना 1992 में, यानी कि 30 जनवरी 1992 को इसको कानूनी दर्जा मिला था और 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये दोनों डेटें आपको याद रखनी हैं। और एसबीआई का अधिनियम था 1992। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, जैसे आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके, जैसे कि आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर बंगाल में था, लेकिन फिर कहाँ पे आ गया, ये मुंबई में आ गया 1937 में। लेकिन सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसका फुल फॉर्म याद रख लिया। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, इसको कानूनी दर्जा कब मिला, ये 1992 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल हैं, मतलब इसमें सेबी में सदस्य कौन कौन से होते हैं। अध्यक्ष जो है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके बाद 2 सदस्य जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी होते हैं, और आरबीआई द्वारा नॉमिनेटेड एक मेंबर होता है, और 5 अन्य सदस्य होते हैं जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें कम से कम 3 फुल टाइम मेंबर होते हैं, यानी कि 3 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 2 नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक पूरा वो है कि किस तरीके से इसमें मेंबर हैं टोटल। तो टोटल एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, 1 सदस्य आरबीआई का और 5 अन्य सदस्य। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद देखते हैं पीएफआरडीए, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, पीएफआरडीए। अब पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म है। अब इसका काम क्या है, यह भारत में पेंशन क्षेत्र में जो समग्र पर्यवेक्षण व विनियमन करती है, और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। ओके, और यह किसके अंतर्गत आएगी, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगी। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि पीएफआरडीए जो है वो किसके अंतर्गत आएगी, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगा। इसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 को हुई थी, इंटरिम रूप से इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, और 19 सितंबर 2013 को इसमें जो प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम के राष्ट्रपति, उन्होंने स्वीकृति दी थी 2013 में। यानी कि इंटरिम रूप से इसको बना दिया गया था 2003 में, लेकिन 2013 में इसे अधिनियम के द्वारा अप्रूव किया गया बाय द उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा 2013। तो ये पॉइंट याद रखना है। स्थापना वर्ष 23 अगस्त, और उसके बाद इसे अधिनियम के रूप में कब स्थापित स्वीकृति मिली, ये 2013 में।
ओके। और इसका उद्देश्य क्या होगा? अब पेंशन फंड है, मतलब कि पेंशन प्रणाली को प्रोत्साहित करना, विकसित करना व विनियमित करना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, इसे एक स्वीकृति कब मिली, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 2003, यानी कि 10 साल बाद इसको प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, उन्होंने स्वीकृति दी थी 2013 में। ओके, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। और इसकी संरचना की बात करें, अगर इसमें कौन कौन कंपोजिशन है इनकी, इसमें तो एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं अधिकतम, जिसमें कि 3 जो हैं ऑल टाइम मेंबर होंगे, यानी कि पूर्णकालिक सदस्य होंगे। ओके, और सभी सदस्य किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सेबी में पढ़ा कि आरबीआई द्वारा भी एक सदस्य नॉमिनेटेड किया जाता था सेबी में, लेकिन इसमें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। ओके, तो इसमें ये चीजें रखनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें है नाबार्ड। नाबार्ड जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, यानी कि ये ऐसा बैंक है जो एग्रीकल्चर और रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए है। ओके, इतना ये नाम से पता चल रहा है। तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, ये हिंदी में है। इंग्लिश में क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, अब इसका काम क्या होगा? नाबार्ड भारत में जो आरआरबी होती हैं, आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक, जो कि 1975 2 अक्टूबर को स्टार्ट की गई थी, और पहली बैंक, ठीक है, चलो पहली बैंक कौन सी थी? प्रथमा बैंक, वो चलो बैंकिंग का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, जैसे कि नाबार्ड जो है भारत की जो आरआरबी है उसके लिए अपेक्स अथॉरिटी है, यानी कि अपेक्स बैंक है, ये आरआरबी को लोन प्रोवाइड करता है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक को। ओके, उनकी लाइसेंसिंग करता है, विनिमय करता है, और शीर्ष रेगुलेटरी बॉडी है आरआरबी के लिए। यानी कि जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, और रीजनल रूरल बैंक होते हैं, आरआरबी होते हैं। तो उसमें जो आरआरबी हैं और कोऑपरेटिव बैंक है, उनके लिए ये रेगुलेटरी बॉडी है कौन? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, पूर्णतः ये एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है ये संस्थान। ठीक है, कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित सभी वित्तीय गतिविधियों का समन्वय करती है। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये पॉइंट याद रखना है, 12 जुलाई 1982 को। और इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? बी सुब्रमण्यम कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर इसको बनाया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना है, बी सुब्रमण्यम। ओके, और उसके बाद ये 1982 में मिली थी, लेकिन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम कौन सा था? 1981, उसके तहत इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ओके, तो इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले तो नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका काम क्या होगा? रेगुलेटरी बॉडी है, किसके लिए? अपेक्स अथॉरिटी है आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, और ये कृषि और उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं उनके लिए ये पूर्णतः समर्पित है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, बी सुब्रमण्यम कमेटी। अब ये कमेटी का नाम भी याद रखना है, किसने रिकमेंडेशन दी थी? तो बी सुब्रमण्यम कमेटी के आधार पर। ओके, अब किन संस्थानों से किस संस्थानों का स्थान लिया गया है इसमें? तो इससे पहले जो संस्थान थे इन्हें मिला के क्या बना दिया गया? नाबार्ड बना दिया गया। एक था एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट था, एक था ग्रामीण योजना एवं ऋण प्रकोष्ठ, आरबीआई द्वारा ये संचालित किए जाते थे पहले, और एक था कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम। यानी कि इन तीनों को मिला के फिर नाबार्ड बना दिया गया। तो इससे पहले जो आरबीआई के ये 3 संस्थान थे वो ये कार्य करते थे। फिर क्या हुआ? 1982 में बी सुब्रमण्यम कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि इसके लिए एक अपेक्स अथॉरिटी होनी चाहिए इन बैंक्स के लिए या एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। तब नाबार्ड की स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखने हैं। फिर उसके बाद अब देखते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि फसाई का हम लोग देखते हैं, फसाई के बारे में। तो ये क्या है? फूड सेफ्टी एंड फूड की सेफ्टी देखेगी और स्टैंडर्ड देखेगी, उसका क्या है, उसके लिए ये अथॉरिटी है इंडिया की। ओके, तो हिंदी में क्या है इसका फुल फॉर्म?
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ओके, तो इसका काम क्या होगा? यह एक क्या है? वैधानिक निकाय है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। और इसका कार्य क्या है? जन स्वास्थ्य की रक्षा करना, खाद्य सुरक्षा नियमन और निगरानी करना, यानी कि जो भी खाने पीने के आइटम हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी रेगुलेशन करना इसका कार्य है। और इसको 5 अगस्त 2011 को इसकी स्थापना की गई थी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत। यानी कि जो ये अधिनियम था खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो रेगुलेटरी एक्ट था 2006 का, उसके अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई थी 5 अगस्त 2011 को। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है, ये भी याद रखना है। संरचना में इसका एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं। ओके, ये पॉइंट याद रखना। अब इसमें क्या है? लाइसेंस, ये लाइसेंस देती है ना, रेस्टोरेंट को लाइसेंस देती है। जो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन पे फूड रेगुलेशन करती है, तो उसके लिए है। तो इसमें लाइसेंस के क्या है? तो लाइसेंस के प्रकार इसके कौन कौन से हैं? पंजीकरण के लिए 12 लाख से कम अगर टर्नओवर वाले व्यापारी हैं उनके लिए क्या है? पंजीकरण। फिर राज्य लाइसेंस 12 लाख से 20 करोड़ के बीच अगर जिनका टर्नओवर है उसके लिए स्टेट लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो कि फूड सेफ्टी वाला देता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी देती है। और केंद्रीय लाइसेंस मिलता है 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनी को। यानी कि अगर कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 12 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन, और फिर राज्य का लाइसेंस चाहिए तो 12 लाख से 20 करोड़ के बीच टर्नओवर होना चाहिए। 20 करोड़ से अधिक पर सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत होती है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सिडबी। अब सिडबी का मतलब क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री के लिए ये है संस्थान जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करेगा। स्मॉल इंडस्ट्री का मतलब क्या है? जो एमएसएमईज होते हैं, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं, एमएसएमई, इनको डेवलपमेंट करने के लिए ये सिडबी है। ठीक है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए ये बैंक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, और ये भी एक अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रदेश में ये है, लखनऊ में। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो इसका काम क्या है, इसकी प्रकृति क्या है? ये देश में जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसका रेगुलेशन और लाइसेंस हेतु शीर्ष निकाय ये है। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उसका रेगुलेशन और लाइसेंसिंग के लिए ये शीर्ष निकाय है, सिडबी। ओके, अब इसका काम क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? जो एमएसएमई है उसको क्या? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना, और रीफाइनेंस सुविधाएं, यानी कि उनको फंड प्रोवाइड कराना, और शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड कराना, यानी कि अल्पकालिक ऋण, और एमएसएमई क्षेत्र में प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करना। तो सिडबी क्या है? अगर नाम से ही हम लोग, सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही हम लोगों को हर चीज का याद होना चाहिए कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए डेवलपमेंट बैंक है इंडिया की। ओके, तो ये अब इसका कार्य क्या होगा? जो स्मॉल इंडस्ट्री है उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देना, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अच्छे से अच्छे बड़े संस्थान बन सके, एमएसएमई जो है वो अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, उसके लिए ये संस्थान है। और ये 1990 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2 अप्रैल 1990 को, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आता है। फिर उसके बाद नेशनल हाउसिंग। अब हाउसिंग लगाए तो मतलब हाउसिंग को डेवलपमेंट करने के लिए लोन देगा, ये हाउस के लिए लोन देगा, मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक है। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी। ठीक है, तो ये क्या है? कौन से एक्ट के द्वारा बना है? 1987 के नेशनल हाउसिंग बैंक अधिनियम के द्वारा बना है, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ओके, और पहले क्या था? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता था, अब लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो 24 अप्रैल 2019 से भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में ये आ गया है, उससे पहले आरबीआई के अंतर्गत ये आता था। अब इसका कार्य क्या होगा? कि हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कराना,
उनका रेगुलेशन करना, लाइसेंसिंग करना और देश में आवास वित्त प्रणाली को विकसित करना व कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। ओके, तो नेशनल हाउसिंग बैंक जिसकी स्थापना 1988 में हुई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये अब कंट्रोल है, इससे पहले कहाँ पे था, इससे पहले आरबीआई में था और 2019 के बाद यानी कि 24 अप्रैल जो पंचायत दिवस है उसके बाद से ये कब आ गया, ये किसके कंट्रोल में आ गया, ये आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। अब देखते हैं टेलीकॉम को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी जो भारत में दूर संचार है उसके लिए कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इसकी स्थापना कब हुई, 1997 में 20 फरवरी को। ओके, हेडक्वार्टर अगेन न्यू दिल्ली और यह एक क्या है, वैधानिक निकाय है जो भारत में दूर संचार सेवाओं और टैरिफ का विनियमन करता है। ओके, अगर इसकी संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष है, 2 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य हैं, टोटल 5 लोग हैं। अब इसमें संशोधन क्या हुआ था, 24 जनवरी 2000 में ये टेलीकॉम, ये अभी प्रेजेंट में भी इसमें संशोधन हुआ है, वो हम लोग करंट अफेयर में देखेंगे, लेकिन ये एक उससे पहले हुआ था 24 जनवरी 2000 को। तो ये इसमें अध्यादेश द्वारा संशोधन किया गया था। इसमें टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, यानी कि TDSAT की स्थापना की गई थी। ओके, टेलीकॉम में जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, अपील करने के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। ओके, और TDSAT ने ट्राई के विवाद निवारण और न्यायिक कार्यों को अपने अधीन कर लिया। ओके, तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और यह एक क्या है, वैधानिक निकाय है और इसमें टोटल 5 मेंबर हैं। इसमें संशोधन 24 जनवरी 2000 को और ये अभी 2023 में हुआ है, इसमें एक और संशोधन। उसके लिए टेलीकॉम के जो रूल हैं, सिम के रूल हैं वो बदले हैं, वो हम लोग करंट अफेयर में देखेंगे। और इसका क्या है, इसमें जब संशोधन हुआ था तो किसकी स्थापना हुई, TDSAT की स्थापना हुई, मतलब टेलीकॉम में जो डिस्प्यूट है उसके सेटलमेंट के लिए एक अपीलेट ट्राइब्यूनल की स्थापना करी गई थी। अब इसके बाद देखते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसकी स्थापना जो है कब हुई, 14 अक्टूबर 2003 को और पूरी तरह ये कार्यशील हुआ 2009 से, यानी कि स्थापना तो 2003 में हो गई थी लेकिन कार्यशील कब हुआ, ये 2009 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, अब इसके बाद इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका अधिनियम किस अधिनियम के तहत बना था, तो ये कंपटीशन कमीशन का जो अधिनियम था, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, उसके तहत ये बना था। और इसके अध्यक्ष कौन से थे, प्रथम अध्यक्ष थे धर्मेंद्र कुमार। और ये इसकी प्रकृति क्या है, भारत में ये भी एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसके कार्य क्या है, किस जो कंपटीशन है उसको बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत में बाजार व्यापारों में स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार को समाप्त करना। ओके, अगर कोई मर्जर हो रहा है जो कंपनियों का, उसको मर्ज कराना भी किसका काम है, कंपटीशन कमीशन को, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, अगर 2 कंपनियां मर्ज होती हैं, अलग होती हैं, इनका सारा काम ये किसको देखने का है, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है। अब इसके बाद CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई। हम लोग जानते हैं ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसका फुल फॉर्म है। सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना, 1942 में इसकी स्थापना हुई, 26 सितंबर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और यह एक स्वायत्त संस्थान है। और ये किसके तहत बना था, समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत बना था। इसका वित्त पोषण कौन करता है, साइंस एंड IT मंत्रालय, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अब इसके रिसर्च एरिया क्या क्या है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और महासागर विज्ञान, ठीक, ओशियन और जीवन का विज्ञान, ठीक है, ये सारे इसके रिसर्च हैं। रसायन धातु विज्ञान, ये सारे क्या है, रिसर्च फील्ड है। इसमें अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री जो कि पदेन इसका अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष जो मंत्री होता है, साइंस एंड टेक का जो मंत्री है वो इसका पदेन उपाध्यक्ष होता है। ओके, महानिदेशक निकाय के प्रमुख होते हैं और इसमें प्रमुख पुरस्कार कौन सा है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो कि 1958 से CSIR द्वारा
प्रदत्त किया जाता है। यानी कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? CSIR के द्वारा, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्री, दोनों की रिसर्च के लिए ये काउंसिल है। ओके, और इसी के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जो कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो कि 1958 से स्टार्ट किया गया है। ओके, और इसके संस्थापक कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर। तभी इसी के द्वारा, इसी के लिए इसको ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि जो इसके संस्थापक थे CSIR के, शांति स्वरूप भटनागर, उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड का नाम है, जो कि 1958 में स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब ये 2 मई 1951 को मूल रूप से कैबिनेट सचिवालय के तहत बना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और वर्तमान में ये 3 बार नाम परिवर्तन के बाद इसका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन गया है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंदर। इसका कार्य क्या है? ठीक, इसका सारा कार्य होगा स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी से लेकर डेटा से रिलेटेड, चाहे वो सेंसस का हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सर्वे हो, सारा कुछ। तो राष्ट्रीय आय है उसका आकलन, जो वार्षिक इंडस्ट्रियल जो सर्वेक्षण है उसका आकलन, आर्थिक जनगणना या उनसे जुड़ी अनुवर्ती सर्वेक्षण, सांख्यिकी मानकों को विकसित करना और उन्हें बनाए रखना, भारत में सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करना। तो ये सारे क्या हैं? सारे इसके कार्य हैं। अब देखते हैं ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, अभी इंडस्ट्रियल रिसर्च हम लोगों ने पढ़ा, अब देखते हैं मेडिकल रिसर्च। तो ये मूलतः 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था, और 1949 में इसे ICMR के रूप में पुनः स्थापित किया गया। तो सबसे पहला चीज इसका फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देन आफ्टर इसको सबसे पहले 1911, ठीक है, 1911 में इसको इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया था, लेकिन ICMR के रूप में 1949 में इसको स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसका प्रकृति क्या है? तो भारत में जो जैव चिकित्सक अनुसंधान है उसके लिए ये शीर्ष निकाय है। अब वित्त पोषण कौन करेगा? स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है, यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है हमारा, उसके अंतर्गत ये आता है। इसका कार्य ये आप लोग देख लेना कि रोग नियंत्रण, महामारी विज्ञान, पोषण, टीकाकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुसंधान, जैव चिकित्सा अनुसंधान एवं निर्माण। ओके, अब देखते हैं जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी है, जो हमारे भारत में जो बीमा है, बीमा जो कंपनियां देती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, सुपीरियर, जिसको क्या कहते हैं? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। ठीक है, और इसे अप्रैल 2000 में अधिसूचित किया गया, यानी कि इसकी स्थापना 1999 में, लेकिन 2000 में इसे अधिसूचित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है प्रेजेंट टाइम, और 2001 में दिल्ली में था, उससे स्थानांतरित करके कहाँ पे ला दिया गया? इसका हेडक्वार्टर अब हैदराबाद में है। और यह एक क्या है? इसकी प्रकृति क्या है? ये वैधानिक निकाय है और वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन कार्य करता है। अब पृष्ठभूमि में ये जो मल्होत्रा समिति है, तो इसकी जो समिति है उसको भी याद रखना है कि ये मल्होत्रा समिति की सिफारिश से ये बनाया गया था। और इसका काम क्या है? बीमा क्षेत्र में विनियमन एवं विकास करना, जो इंश्योरेंस के उपभोक्ता हैं उनकी सुरक्षा, बीमा उत्पादों में जो ट्रांसपेरेंसी लाना, जो भी बीमा देते हैं और बीमा कंपनियों को लाइसेंस देना व उनकी निगरानी रखना। उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ अब एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च। ठीक है, तो मेडिकल की रिसर्च देख लिया, एग्रीकल्चर के लिए, और साइंटिफिक तो देख लिया, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भी देख लिया। तो अब एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च देखते हैं।
तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में। ठीक है, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और अधिनियम कौन सा था? 1860 यानी कि 1860 का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम था। ओके, अब इसका मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में। और प्रकृति क्या है? ये भी एक स्वायत्त निकाय है और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। ठीक है, और अभी ये रॉन्ग डेटा है। ठीक, ये करंट में आप लोग देख लेना। और ये विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणालियों में से एक है। और इसका कार्य क्या होगा? कृषि के लिए शिक्षा, अनुसंधान व विस्तार कार्य करना, और फसल, मृदा, पशुपालन, मत्स्य पालन, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी और हॉर्टिकल्चर आदि के क्षेत्र में रिसर्च करना। ओके, अब इसके बाद देखते हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल। स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1966 को। ठीक है, और इसके बाद ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए, ये स्वायत्त और गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, त्रिपक्षीय शीर्ष निकाय है। इसका पंजीकरण किया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। ठीक, जैसे कि इसका किया गया था 1860 के तहत ICAR का, और उसी के अंतर्गत किया गया है नेशनल सेफ्टी काउंसिल। ओके, और सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में ये 1950 में पंजीकरण किया गया था, 1950 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में स्वैच्छिक आंदोलन को बढ़ावा देना। ओके, ये चीज है। इसके बाद देखते हैं NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1961 को हुई थी। इसका कार्य प्रारंभ हुआ 1 सितंबर 1961 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पंजीकरण ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो 1860 है उसी के तहत हुआ था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत अभी कार्यरत होता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसका काम क्या है? राष्ट्रीय चरित्र वाली एक सामान्य शिक्षा प्रणाली डिजाइन करना व समर्थन करना, और देश में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रोत्साहित करना व इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करना। ओके, इसका काम है पाठ्यक्रम का निर्माण, यानी कि करिकुलम का बनाना, और शैक्षिक नीति, एजुकेशन पॉलिसी, और शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि टीचर ट्रेनिंग, और रिसर्च एंड इनोवेशन में कंट्रीब्यूशन करना इसका कार्य है, मतलब कि रिसर्च को बढ़ावा देना और इनोवेशन को बढ़ावा देना। और NCERT की पुस्तकें और राज्य बोर्ड के लिए मानक हैं, ये हम लोग जानते हैं। फिर देखते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल। अब टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक काउंसिल है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यह एक क्या है? वैधानिक निकाय ये भी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा बनाई गई है। फिर उसके बाद यह उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उसके अंतर्गत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराना, विकास करना व विनिमय करना। ओके, तो ये चीज आप लोग देख लेना, इसका कोई ज्यादा वो नहीं है। उसके बाद खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ओके, KVIC। इसकी स्थापना अप्रैल 1957 में हुई थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की स्थापना हुई 1957 में। और ये भी एक क्या है? वैधानिक निकाय है, यानी कि पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब इसके कार्य आप लोग देख लेना। और मंत्रालय इसका कौन सा है? मंत्रालय है MSME, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो है। उसके बाद अपेड़ा देखते हैं। अपेड़ा का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड, देखो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि एंड प्रोसेस्ड फूड, मतलब कि जो बन गए हैं प्रोडक्ट उनका भी। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका जो एक्सपोर्ट है यानी कि उनका जो निर्यात है उसके लिए अथॉरिटी बनाई गई है,
कि या तो एग्रीकल्चर का जो सामान है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए या प्रोसेस्ड जो फूड हो गया उसके लिए। तो ये दोनों के लिए अथॉरिटी है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 13 जनवरी 1986 को हुई और अपेड़ा एक्ट था 1985 का। हेडक्वार्टर अगेन नई दिल्ली और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है, इस मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। और ये क्या है, ये अपेक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी है और इसका कार्य क्या है, ताजे फल सब्जियां को प्रोसेस एग्रीकल्चर उत्पाद हैं जो उनको एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना और किसानों से लेकर निर्यातकों तक सभी हितधारकों को बीच में समन्वय प्रदान करना, यानी कि फार्मर से जो एक्सपोर्टर हैं वहां तक पहुंचाना कि वो एक्सपोर्ट कर सकें ये प्रोडक्ट। और इसमें जो न्याय श्रृंखला में जो बुनियादी ढांचे हैं, पैकेजिंग, प्रशिक्षण है और प्रमाणीकरण, उसमें भी ये सहायता प्रदान करता है। उसके बाद नाफेड देखते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और यह क्या है, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, ठीक, अधिनियम है और ये राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी विपणन यानी कि मार्केटिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग संस्थान है। इसका उद्देश्य क्या है, जो कृषि उपज है उसमें सहकारी विपणन को बढ़ावा देना और किसानों को उचित मूल्य अपनी फसल का दिलाना। उसके बाद देखते हैं ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, यानी कि जो ट्राइबल के द्वारा उत्पाद बनाए जाते हैं उनको मार्केटिंग और उनकी सेल करना, ये इसका काम है। ये 1987 में बनाया गया और ये 1988 में स्टार्ट हुआ इसका कार्य। 19 और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कमेटी अधिनियम 1984 के तहत बना था और इसका जनजातीय जो कार्य मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है और सामाजिक कल्याण मंत्रालय पूर्व में इसका नियंत्रण करता था, लेकिन अब ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। तो पहले ये समाज कल्याण मंत्रालय के अधीन आता था, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत आता है। और इसका उद्देश्य क्या है, जो लघु वन उपज हैं उसके व्यापार को संस्थागत बनाना और जनजाति जो ट्राइबल लोग हैं उनके जो उत्पाद हैं उनको उचित मूल्य दिलाना, मतलब कि जो ट्राइबल लोग होते हैं, जो जनजातियां हैं, वो अपने उत्पादों को बेचकर सही मूल्य प्राप्त कर सकें, ये इसका कार्य है। और जनजाति विकास के लिए विपणन यानी कि मार्केटिंग में सहायता प्रदान करना है। फिर अब देखते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, 14 जनवरी 1965 में, और प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ था, चेन्नई में, और अब कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ये फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष होता है IAS लेवल का IAS अधिकारी, और ये उपभोक्ता मामले, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड फूड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये आता है। ओके, और इसका काम क्या होगा, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको क्रियान्वित करना, जो MSP है अनाज की खरीद, भंडारण व वितरण करना, और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, फूड सेफ्टी को भी कंट्रोल करता है। अब देखते हैं इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, यानी कि फर्टिलाइजर फार्मर के जो किसानों के लिए फर्टिलाइजर यानी कि खाद के लिए ये है संस्थान, यानी कि इंडियन के जो फार्मर है उनके फर्टिलाइजर के लिए ये है। तो ये 3 नवंबर 1967 को नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या है, मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसका काम क्या है, उर्वरक का उत्पादन करना यानी कि फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करना व डिस्ट्रीब्यूशन करना, और कृषकों को कृषि का आदान प्रदान में सहायता करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, ये इसका मेन कार्य है। फिर उसके बाद देखते हैं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया। तो 1 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। अधिनियम ये 1949 का था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मंत्रालय ये कॉर्पोरेट अफेयर
मिनिस्ट्री है और ये भी एक क्या स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब इसके कार्य ये कर लेना कि इसका काम क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को निर्धारित करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं उनकी परीक्षा कराना व पंजीकरण करना, और भारत में लेखा पेशे का विनिमय करना। अब उसके बाद देखते हैं नेस्कॉम। ठीक है, नेस्कॉम जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज लिमिटेड। अब ये क्या है, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। और इंडियन लीडरशिप फोरम का ये क्या ऑर्गेनाइज करता है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो इंडियन लीडरशिप फोरम है उसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो ये करता है नेस्कॉम, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज लिमिटेड। इसका लिमिटेड नहीं, कंपनी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना। फिर उसके बाद एसोचैम। एसोचैम एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एसोसिएट चैम्बर ऑफ, ये है भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ। ठीक है, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए है। यह एक नॉन गवर्नमेंट व्यापार के लिए संघ है और ये वकालत संगठन है और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और सदस्यता क्षेत्रों में शामिल है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखता है और घरेलू और विदेशी उद्योग को भी ये देखता है, और पेशेवर वर्ग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और सलाहकार आदि हैं। ठीक, इसकी सदस्यता में ये सारी चीजें, ये लोग शामिल हैं। उसके बाद देखते हैं सीपीसीबी, यानी कि सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड। ये क्या है, एक वैधानिक यानी कि स्टैच्यूटरी बॉडी है और ये पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये कार्य करता है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को की गई थी और ये जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम जो 1974 का है उसी के तहत इसकी स्थापना 1974 को की गई थी। और प्रमुख अधिनियम इसके अंतर्गत और कौन आता है, जो वायु प्रदूषण यानी कि जल प्रदूषण का जो अधिनियम 1974 है और वायु प्रदूषण अधिनियम ये 1981 के अंतर्गत भी अधिकार इसको प्राप्त है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। संरचना में 7 इसके क्या है, रीजनल क्वार्टर्स हैं और 5 इसकी क्या है, प्रयोगशालाएं हैं। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कि जो फिल्म है उनकी सर्टिफिकेशन वाली संस्थान कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ओके, अब यह भारत सरकार का क्या है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये एक वैधानिक प्रमाणन निकाय है, यानी कि एक स्टैच्यूटरी फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी है। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1951 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसका कार्य क्या होगा, जो सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 के तहत भारत की जो फिल्में हैं उनमें सार्वजनिक प्रदर्शन को के लिए प्रमाणित करना और उन्हें विनियमित करना। उसके बाद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये 1851 में इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी और यह खनन मंत्रालय के अधीन, अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के अधीन ये कार्य करने वाला एक गवर्नमेंट का संगठन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है और इसका कार्य क्या होगा, भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण व अध्ययन करना। और सबसे पुराना ये सेकंड जो है ओल्डेस्ट सर्वेक्षण संगठन है, ये भी पॉइंट याद रखना। और पहला कौन है, सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। ये क्या है, ये सबसे ओल्डेस्ट है और सेकंड ओल्डेस्ट कौन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1767 में हुई और इसकी 1851 में, तो 1767 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी भी स्थापना हुई। इसका परिचय क्या है कि यह एक मुख्य अभियांत्रिकी एजेंसी है जो नक्शे बनाने और सर्वेक्षण कार्य करने का जिम्मा निभाती है और इसका हेडक्वार्टर क्या है, ये देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखना। ठीक, उसके बाद देखते हैं भारतीय अंतर्देशीय
जलमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, इसका परिचय क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और विनिमय के लिए एक वैधानिक प्राधिकरण है। उसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, अधिनियम था 1985 का IWAI अधिनियम, यानी कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 27 अक्टूबर 1986 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अब देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन रहेगी? ऊपर इरडा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये 1 सितंबर 1956 में बनी और लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956 के अंतर्गत ये भारत सरकार की कौन से मंत्रालय? वित्त मंत्रालय के अधीन एक इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और 245 से अधिक निजी कंपनियां और भविष्य निधि सोसाइटी को मिलाकर इसको बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब ये जीवन का बीमा कराती है और ये जनरली बीमा कराती है, जैसे कि घर का बीमा और गाड़ी का बीमा और ये सारी चीजें। उसके लिए ये जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और वो व्यक्तियों की लाइफ के लिए। अब इसमें क्या है? वित्त मंत्रालय के अधीन ये एक री इंश्योरेंस एजेंसी है। 22 नवंबर 1972 को कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये कंपनीज एक्ट जो 1956 था उसके अंतर्गत बनाया गया। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। फिर नेशनल जो है मेडिकल कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ये एक 33 सदस्य वाली एक क्या है? रेगुलेटरी संस्थान है, बॉडी है, और जो चिकित्सा शिक्षा व चिकित्सा व्यवसाय को नियंत्रित करती है। और इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई थी। 2019 में अध्यादेश आया था और कानूनी रूप से पारित हुआ था 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। और ये नीति आयोग द्वारा भारतीय जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको हटाकर NMC स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। ओके, अब UPSC, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में और 1935 में फेडरल पब्लिक कमीशन बना और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम UPSC हो गया। और संवैधानिक ये निकाय है। संविधान में इसका वर्णन है पार्ट कौन से में? पार्ट 14 में। ओके, और आर्टिकल नंबर अगर बताएं तो 315 से 323 तक ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताया गया है। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। उसके बाद नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये R&D तकनीकी का व्यवसायीकरण और प्रचार प्रसार हेतु एक निगम है। स्थापना 1953 में हुई थी और ये एक वैधानिक व अनुसंधान विभाग के अंतर्गत आता है। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और ये एक क्या है? वैधानिक एवं निर्णायक संस्था है जो प्रेस की स्वनियामक प्रहरी के रूप में कार्य करता है। और संरचना में 28 सदस्य, जिनमें 20 सदस्य मीडिया क्षेत्र के होते हैं। अध्यक्ष सामान्यतः जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह खेलों के विकास एवं प्रशिक्षण के लिए ये शीर्ष संस्थान है। स्थापना इसकी 25 जनवरी 1984 को हुई थी। 1982 के जो एशियाई खेल हैं उनकी मेजबान समिति के बाद। और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ जो खेल का मंत्रालय है उसके मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अधीन आती है, भारत सरकार के अधीन। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके जो शैक्षणिक संस्थान है वो कहाँ पे है? एक पटियाला में है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान, और एक है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम। ओके, उसके बाद फिक्की देखते हैं। फिक्की भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग संघ। ठीक है, इसको ये भारत का सबसे पुराना और बड़ा नॉन गवर्नमेंट जो है व्यापार के लिए एक संगठन है और इसकी स्थापना 1927 में
महात्मा गांधी की परामर्श पर घनश्याम दास बिरला व पुरुषोत्तम ठाकुरदास द्वारा की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और भारत सहित ये 12 राज्य व 8 देशों में उपस्थित है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक फिक्की का लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1983 में बना, और ये एंटरप्रेन्योरशिप और जो वोकेशनल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्थापना और ये किसके द्वारा इसका सजेशन दिया गया था, ये। अब इसके बाद मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मौसम विज्ञान विभाग, ये जो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, उसके अंतर्गत स्थापना 1875 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये क्या है? पर्यवेक्षण के लिए, जो सैकड़ों पर्यवेक्षण के लिए भारत व अंटार्कटिका में संचालित है। और ये 27 अप्रैल 1949 को जो वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा में। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो नेक्स्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो करेंगे तो उसमें ये सारे संस्थान पढ़ेंगे, जैसे कि ये वर्ल्ड वाला जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो उसका सदस्य ये बना कब? 1949 में। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये 18 अक्टूबर 2010 में बनाया गया। और ये इसका कार्य क्या है? जो पर्यावरण की सुरक्षा, प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन करना और उनसे जुड़े मामलों पर तेज व प्रभावी निपटारे कराना हेतु इसको गठित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली में है। और प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांटा। ओके। और प्रेजेंट टाइम में जो अब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो अभी लेटेस्ट में अध्यक्ष हैं उनको जरूर आपको करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा। अगर करंट अफेयर का वीडियो लूंगा तो उसमें ये पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको ये याद रखने हैं। ओके। फिर उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI। अब ये क्या है? सड़क परिवहन हेतु जो सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत ये स्वायत्त संस्था है। ये 1988 के अधिनियम NHAI के अधिनियम के तहत संचालन में आया 10 फरवरी 1995 को। यानी कि ये NHAI के अधिनियम 1988 के तहत बना था और ये संचालन इसका कब हुआ? 10 फरवरी 1995 को इसका संचालन चालू हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष योगेंद्र नारायण थे। अब इसके बाद ऑल इंडिया भारतीय म्यूचुअल फंड संघ, ये किसके लिए है? म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए एक मानक निर्धारण संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है? म्यूचुअल फंड बाजार का विकास करना व पेशेवर व नैतिक मानकों का संवर्धन करना। और ये 1995 अगस्त 22 को बना था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब इसके बाद देखते हैं एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि जो एड आते हैं एडवर्टीजमेंट, उसके लिए एक स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या है? एक सेल्फ रेगुलेटरी संस्थान है जो भारत में जो विज्ञापन होते हैं, विज्ञापन उद्योग है, उसके मानक निर्धारित करने के लिए ये संस्थान है। ये 1985 में बना था। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। उसके बाद देखते हैं रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद। ओके, ये क्या है? भारत सरकार द्वारा भारत में रत्न और आभूषण के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान है। 1966 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में और स्वायत्तता का दर्जा 1998 में मिला था। फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये निर्यात ऋण बीमा में सहायता प्रदान करने के लिए है और इसका नियंत्रण भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या है? पुरातत्व अनुसंधान, रिसर्च और जो सांस्कृतिक स्मारक हैं उनके संरक्षण और रखरखाव के लिए ये जिम्मेदार संस्था है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये नेक्स्ट संस्थान है। ये किसके लिए है? जो पुरातत्विक रिसर्च है, जो ठीक है, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एवं जो हमारे स्मारक हैं उनके संरक्षण और रखरखाव के लिए ये जिम्मेदार संस्था है। और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और प्रथम निदेशक भी ये थे। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
उसके बाद स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। अब स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक मसालों के लिए नियमन और निर्यात संवर्धन हेतु ये एक क्या है, सरकारी एजेंसी है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और एक्ट कौन सा था, स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 के अंतर्गत। अब इलायची उत्पादन का विकास और 52 मसालों का निर्यात के लिए ये है। इसका हेडक्वार्टर कोची केरला में है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आप मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।